नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, हमारे YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत। आज अपन पढ़ रहे हैं कक्षा 10वीं का छठा अध्याय रासायनिक अभिक्रिया एवं उत्प्रेरक। इसके पहले एक वीडियो चढ़ाए थे। आज अपन इसका दूसरा भाग पढ़ रहे हैं, रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। रासायनिक अभिक्रियाएं कई प्रकार की होती है। रासायनिक अभिक्रियाएं कई प्रकार की होती है। उसमें पहला जो अपन प्रकार पढ़ रहे हैं वो है संयोजन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया? संयोजन अभिक्रिया, संयुग्मन अभिक्रिया या संयोजन अभिक्रिया। संयुग्मन अभिक्रिया, संयुग्मन अभिक्रिया या इसे संयोजी रासायनिक अभिक्रिया भी कहते हैं। तो संयुग्मन रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? यानी वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक तत्व यौगिक परमाणु आपस में क्रिया करके एकल उत्पाद का निर्माण करते हो, उसे संयोजन रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। या दूसरे शब्दों में अपन इस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं कि दो या दो से अधिक क्रियाकारक क्रिया करके एकल उत्पाद का निर्माण करते हो, उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे देखिए, कार्बन प्लस ऑक्सीजन, तो ये क्या है? क्रियाकारक है। क्रियाकारक जैसे बोलते हैं क्रियाकारक। तो दो या दो से अधिक क्रियाकारक, तो यहाँ पर कितने क्रियाकारक है? दो क्रियाकारक है। एक तो है कार्बन, दूसरा है ऑक्सीजन। तो कार्बन और ऑक्सीजन की क्रिया होती है तो बनता है कार्बन डाइऑक्साइड। तो दो या दो से अधिक क्रियाकारक क्रिया करके एकल उत्पाद का निर्माण करते हो। ये जो उत्पाद बना है, ये एकल उत्पाद बना है, यानी एक पदार्थ प्राप्त हुआ है। जबकि क्रिया कितने तत्वों के मध्य हुई? दो परमाणुओं के मध्य हुई। एक तो किसके मध्य? कार्बन और दूसरा ऑक्सीजन। तो दो या दो से अधिक क्रियाकारकों की क्रिया होती है जिसके दौरान एकल उत्पाद का निर्माण होता हो, उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं या संयुग्मन अभिक्रिया कहते हैं। इसे सरल रूप में आप देख सकते हैं, जैसे ए धन बी, तो ए और बी की आपस में क्रिया होती है तो ये दोनों आपस में जुड़ जाते हैं और बन जाता है ए बी। ये एक उदाहरण के तौर पर ऐसे दे रखा है। तो यहाँ पर ये दो क्या है? क्रियाकारक है। क्या है? क्रियाकारक। एक ए क्रियाकारक है, दूसरा कौन सा है? बी क्रियाकारक है। ए और बी क्रियाकारक के मध्य क्रिया संपन्न हुई तो एकल उत्पाद का निर्माण हुआ। वो एकल उत्पाद कौन सा हुआ? ए बी। तो ये है रासायनिक अभिक्रिया। इस प्रकार की वो क्या कहलाती है? संयुग्मन रासायनिक अभिक्रिया। इसी तरह आप दूसरा उदाहरण इसका दे सकते हैं, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन। मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन तो बनता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो यहाँ पर दो या दो से अधिक क्रियाकारक, एक तो क्रियाकारक है मैग्नीशियम और दूसरा क्रियाकारक है ऑक्सीजन। एक क्रियाकारक कौन सा है? मैग्नीशियम, दूसरा है ऑक्सीजन। तो दो क्रियाकारक है और दोनों क्रियाकारकों के मध्य क्रिया होती है तो एकल उत्पाद का निर्माण होता है और एकल उत्पाद का नाम है मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या नाम है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये हुई आपकी संयुग्मन अभिक्रिया। इसकी आप परिभाषा लिख सकते हैं। परिभाषा व उदाहरण लिखेंगे। संयुग्मन अभिक्रिया वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक क्रियाकारक क्रिया करके दो या दो से अधिक क्रियाकारक
क्रिया करके या मिल करके एकल उत्पाद का निर्माण करते हो, एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, उन्हें संयुग्मन अभिक्रिया कहते हैं। तो संयुग्मन अभिक्रिया किसे कहते हैं? तो वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक क्रियाकारक क्रिया करके एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, उन्हें संयुग्मन अभिक्रिया कहते हैं। एकल उत्पाद या अपन कह सकते हैं एकल क्रियाफल का निर्माण होते हो, यानी एक क्रियाफल का निर्माण होता हो, उसे संयुग्मन रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर कार्बन प्लस ऑक्सीजन तो बनता है कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये तो है कार्बन पहला क्रियाकारक, और दूसरा क्रियाकारक कौन सा हुआ? ऑक्सीजन। तो क्या बन गया? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड। तो देखिए यहाँ पर दो क्रियाकारक है, एक तो है कार्बन और दूसरा है ऑक्सीजन। तो दो क्रियाकारक या अभिकारक कहते हैं जिसे क्रिया करके एकल उत्पाद का निर्माण यानी कार्बन डाइऑक्साइड CO2 का निर्माण करते हैं। इसी तरह मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, इसकी क्रिया होती है तो बनता है 2MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। देखिए यहाँ पर 2Mg और O2 तो बन गया 2MgO। पिछली वीडियो में अपन पढ़े हैं संतुलित रासायनिक अभिक्रिया, पिछले वीडियो में अपन पढ़े हैं संतुलित रासायनिक अभिक्रिया। तो कोई भी रासायनिक अभिक्रिया है तो उसे संतुलित करना अति आवश्यक है। अगर संतुलित रासायनिक अभिक्रिया नहीं है इसका मतलब वो रासायनिक अभिक्रिया गलत है। संतुलित रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? यानी क्रियाकारक और क्रियाफल में परमाणुओं की संख्या समान हो या उसका द्रव्यमान संख्या समान होना चाहिए, उसे संतुलित रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे तीर के निशान के बाईं तरफ और तीर के निशान की दाहिनी तरफ द्रव्यमान है, समान होना चाहिए, तो उसे क्या बोलेंगे? संतुलित रासायनिक अभिक्रिया। तो ये संतुलित रासायनिक अभिक्रिया है। तो यहाँ पर पहला क्रियाकारक कौन सा है? मैग्नीशियम। मैग्नीशियम। और दूसरा कौन सा है? ऑक्सीजन। तो क्या बन गया? मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसी तरह एक और रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें एथिन का हाइड्रोजनीकरण किया जाता है। किसकी उपस्थिति में? निकिल उत्प्रेरक की उपस्थिति में एथिन का हाइड्रोजनीकरण। तो ये तो हो गया पहला उदाहरण, ये हो गया दूसरा उदाहरण, और ये मैं तीसरा उदाहरण लिख रहा हूँ। एथिन CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2 यानी हाइड्रोजन से क्रिया करवाते हैं। किसकी उपस्थिति में? निकिल उत्प्रेरक की उपस्थिति में कराते हैं। उत्प्रेरक किसे कहते हैं? यानी पदार्थ का वह अल्प भाग यानी बिल्कुल कम मात्रा में होते हैं और वो किसी प्रकार से रासायनिक अभिक्रियाओं को प्रभावित नहीं करते हैं, सिर्फ और सिर्फ रासायनिक अभिक्रियाओं को आगे बढ़ाने में या उसे आगे संपन्न करने में प्रेरित करते हैं, उसे संपन्न कराने में सहायक होते हैं, न कि उसके अणु संगठनों में परिवर्तन करने में सहायक। तो देखिए एथिन और एथिन की अभिक्रिया हाइड्रोजन से करवाते हैं। किसकी उपस्थिति में? निकिल उत्प्रेरक की उपस्थिति में कराते हैं। किस उत्प्रेरक की उपस्थिति में करवाते हैं? निकिल उत्प्रेरक की उपस्थिति में कराते हैं। और निकिल उत्प्रेरक की उपस्थिति में
473 केल्विन तापमान पर होता है, 473 केल्विन तापमान, और 100 एटमॉस्फेयर दाब पर किया जाता है। तो हमेशा आप पढ़े थे रासायनिक अभिक्रियाओं का संतुलित करने में, और संतुलित करने में इसमें अपन पढ़े थे पीछे कि कोई भी अगर उत्प्रेरक है तो हमेशा वो तीर के निशान के ऊपर इंगित किया जाता है, लिखा जाता है। इसी तरह उसका ताप और दाब भी तीर के निशान के ऊपर या नीचे इंगित किया जाता है। तो निकिल उत्प्रेरक की उपस्थिति में 473 केल्विन तापमान पर 100 एटमॉस्फेयर दाब पर किसकी अभिक्रिया, एथीन की अभिक्रिया किससे करवाते हैं, हाइड्रोजन से करवाते हैं, तो बनता है एथेन, CH3CH3, ये बन गया एथेन। और ये क्या है, एथीन है, एथीन से क्या बन गया, एथेन बन गया, क्योंकि यहाँ पर डबल बॉन्ड है और ये डबल बॉन्ड है, किस रूप में परिवर्तन हो गया, सिंगल बॉन्ड में हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन है, इसके साथ में जुड़ गया और इसकी संयोजकता पूर्ण हो गई, जो अपन आगे पढ़ेंगे। इसी तरह बहुत सारी इसकी रासायनिक अभिक्रिया अपन लिख सकते हैं। जैसे एक और मैं उदाहरण दे रहा हूँ, यह है कैल्शियम और कैल्शियम ऑक्साइड, और इसकी अभिक्रिया करवाते हैं H2O जल के साथ में। कैल्शियम ऑक्साइड आप कक्षा अष्टमी में पढ़े थे, बिना बुझा हुआ चूना। कैसा चूना, बिना बुझा हुआ चूना। और बिना बुझे हुए चूने की अभिक्रिया किसके साथ में करवाते हैं, जल के साथ में करवाते हैं। तो जल के साथ में करवाते हैं तो क्या बनता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण होता है। तो यहाँ पर कैल्शियम ऑक्साइड एक क्रियाकारक है और H2O भी एक क्रियाकारक है। दोनों क्रियाकारकों के मध्य क्रिया होती है, तो एकल उत्पाद या एकल क्रियाफल का निर्माण हो रहा है। तो 2 या 2 से अधिक क्रियाकारक होते हैं तो उसके मध्य प्लस का चिन्ह लगाते हैं, और 2 या 2 से अधिक क्रियाफल होते हैं तो भी उसके मध्य किसका चिन्ह लगाया जाता है, प्लस का चिन्ह लगाया जाता है। तो यहाँ पर 2 क्रियाकारक हो गए, एक तो हो गया कैल्शियम ऑक्साइड, दूसरा हो गया हाइड्रोजन ऑक्साइड जल, सॉरी H2O। तो दोनों की क्रिया हुई तो एकल उत्पाद क्या बन गया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी CaOH और ट्वाइस। तो यह बन गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो ये भी एक संयोजन अभिक्रिया है, और संयोजन अभिक्रिया के साथ साथ में इसमें क्या होता है, ऊष्मा का उत्सर्जन भी हो रहा है, यानी ऊष्मा बाहर निकलती है, इसीलिए उसे ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया भी कहते हैं। ये अपन आगे पढ़ेंगे। अगला भाग है दूसरी अभिक्रिया। अभिक्रियाओं का प्रकार दूसरा है विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं, विस्थापन का मतलब जानते हैं आप कि एक स्थान से दूसरे स्थान या एक क्रियाकारक से दूसरे क्रियाकारक के साथ में परमाणु जुड़ जाता है, तो अन्य जो परमाणु उस क्रियाकारक के साथ में जुड़ा हुआ है उसे विस्थापित कर देता है, यानी पृथक कर देता है। इस क्रिया को विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर कहा जाए तो इधर समझेंगे कि ए बी क्या है, एक क्रियाकारक है, इसके साथ में सी क्रियाकारक क्रिया कर रहा है। तो ये दोनों ही क्या है, क्रियाकारक है। एक तो क्रियाकारक कौन सा है, ए बी क्रियाकारक, और दूसरा है सी क्रियाकारक, ठीक है। तो इस दोनों के मध्य जब क्रिया होती है तो ये इसमें क्या होता है, बी की तुलना में सी है वो अधिक क्रियाशील है, यानी अधिक शक्तिशाली है, उसके अंदर सक्रियता अधिक है। तो सी किसकी तुलना में, बी की तुलना में अधिक क्रियाशील है। तो अधिक क्रियाशील होने के कारण ये इसके साथ में संयोग कर जाता है और ए के साथ में सी जुड़ जाता है और बी को क्या कर देता है, विस्थापन कर देता है, यानी उसे अलग कर देता है। जैसे यहाँ लिख रहा हूँ मैं, ए किसके साथ में जुड़ जाएगा, सॉरी ए बी के साथ में क्या जुड़ जाएगा, सी जुड़ जाएगा, और बी का क्या हो जाएगा, विस्थापन हो जाएगा। जैसे इधर देखिए विस्थापन हो जाता है, जैसे यहाँ पर लिख दिया ए के साथ में क्या जुड़ गया, सी जुड़ गया, तो बन गया ए सी, और बी का क्या हो गया, विस्थापन हो गया। यानी बी पहले किसके साथ में जुड़ा हुआ था, ए के साथ में जुड़ा हुआ था,
तो बी का विस्थापन क्यों हुआ? क्योंकि ये सी क्रिया कारक है, ये बी की तुलना में अधिक क्रियाशील है और अधिक क्रियाशील होने के कारण सी क्या करता है, बी को विस्थापित कर देता है, यानी अलग कर देता है, बाहर निकाल देता है, इसीलिए इसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो इसकी देखिए इधर अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं? तो इसे दो प्रकार से अपन लिख सकते हैं, दो टाइप में लिख सकते हैं, जो सरल रूप आपको लगे वो याद रख सकते हैं। जैसे पहली है वह विस्थापन अभिक्रिया, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक में उपस्थित परमाणु या परमाणु का समूह दूसरे अभिकारक के परमाणु या परमाणुओं के समूह द्वारा विस्थापित हो जाता है, उसे क्या कहते हैं? विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। दूसरे रूप में अपन लिख सकते हैं वह रासायनिक अभिक्रिया, ये इसकी तुलना में ये याद रखना सरल होगा। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उपस्थित अभिकारकों में अधिक अभिक्रियाशील परमाणु कम अभिक्रियाशील परमाणुओं को विस्थापित कर देता है, उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो ये इसकी तुलना में ये याद रखना बेटर होगा। तो इसमें आपको क्या ध्यान में रखना है कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें क्रिया कारक में उपस्थित अधिक क्रियाशील वाला परमाणु कम क्रियाशील वाले परमाणुओं को क्या कर देता है? विस्थापित कर देता है, यानी पृथक कर देता है, उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। इसमें क्या होता है? इन अभिक्रिया में अभिकारकों के पहले से बने बंध टूट जाते हैं। पहले से जो रासायनिक बंध बना हुआ है वो क्या हो जाता है? टूट जाता है और नए बंधों का निर्माण हो रहा है। जैसे इधर देखिए, पहले से रासायनिक बंध क्या था? ए बी एक अभिकारक था और दूसरा अभिकारक जिसका नाम क्या है? सी है। तो ए बी अभिकारक है, वो ए बी अभिकारक ए है, वो किसके साथ में क्रिया? ए बी अभिक्रिया के साथ, ए बी क्रिया कारक के साथ में कौन क्रिया कर रहा है? सी क्रिया कर रहा है। तो सी है बी की तुलना में अधिक शक्तिशाली है और अधिक शक्तिशाली, अधिक अभिक्रियाशील है और अधिक अभिक्रियाशील होने के कारण ये सी क्या करता है? बी को विस्थापित कर देता है, यानी अलग कर देता है, इसीलिए इसे क्या कहेंगे? विस्थापन अभिक्रिया। तो यहाँ पर बंध टूटा है और नए बंधों का निर्माण हो गया। यहाँ पर ए बी है, जबकि यहाँ पर क्या बन गया? नया ए सी बन गया, और जबकि बी का क्या हो गया? विस्थापन हो गया। तो यहाँ पर क्या लिख रखा है कि इन अभिक्रिया में अभिकारकों के पहले से बने बंध टूट जाते हैं और नए बंधों का निर्माण हो जाता है। अंडरस्टैंड? अगला है इसके एग्जाम्पल, यानी उदाहरण लेते हैं कौन कौन से ऐसे केमिकल है जिसके साथ में अभिक्रिया करवाने पर, तत्व के साथ में अभिक्रिया करवाने पर, क्रिया कारकों के साथ में अभिक्रिया करवाने पर उसमें विस्थापन अभिक्रिया संपन्न होती है, यानी अधिक अभिक्रियाशील वाला तत्व कम अभिक्रियाशील वाले तत्वों को क्या कर देते हैं? विस्थापित कर देते हैं। देखिए इसमें पहला रिएक्शन है कॉपर सल्फेट। क्या लिया है? कॉपर सल्फेट। और कॉपर सल्फेट किस रंग का होता है? नीले रंग का होता है। किस रंग का होता है? नीले रंग का होता है। जब इसका प्रयोग किया जाए तो इसे क्या करते हैं? एक कॉनिकल फ्लास्क के अंदर ले लेते हैं। ये कॉनिकल फ्लास्क है, इसके अंदर क्या ले लिया? कॉपर सल्फेट ले लिया। क्या ले लिया? कॉपर सल्फेट। और कॉपर सल्फेट लिया और ऊपर से क्या डाला? जिंक डाला। इसका रंग पहले कैसा था? नीला था। कॉपर सल्फेट का रंग कैसा था? नीला था। जो कॉपर सल्फेट का विलीन है इसका रंग कैसा है? नीला है। जैसे ही जिंक इसके साथ में डाला, इसके अंदर डाला, तो जिंक है इसके साथ में क्या हुई? जिंक के साथ में क्या हुई? क्रिया हुई। और जिंक के साथ में क्रिया होने से इसका रंग है नीला रंग क्या हो जाता है? लुप्त हो जाता है। इसका मतलब यहाँ पर क्रिया हुई है, तो नीला रंग लुप्त हो जाता है, यानी कैसा बन जाता है? रंगहीन बन जाता है। तो रंगहीन, और रंगहीन जो पदार्थ है वो क्या है? जिंक सल्फेट है। क्या है? जिंक सल्फेट है। तो देखिए ये रिएक्शन कॉपर सल्फेट और कॉपर सल्फेट की अभिक्रिया किसके साथ में करवा रहे हैं? जिंक के साथ में करवा रहे हैं। किसके साथ में करवा रहे हैं? जिंक के साथ में करवा रहे हैं। तो ये जो सल्फेट है, ये सल्फेट किसके साथ में जुड़ जाता है? जिंक के साथ में जुड़ जाता है, यानी इस प्रकार से आपस में क्या हो जाता है? जुड़ जाता है। तो इसका संगठन में क्या हो गया? परिवर्तन हो गया।
पहले क्या था, कॉपर सल्फेट था, अब क्या बन गया, जिंक सल्फेट बन गया। और कॉपर का क्या कर दिया गया, सल्फेट के साथ में जो कॉपर जुड़ा हुआ था उसका क्या कर दिया गया, विस्थापन कर दिया गया, यानी पृथक कर दिया गया, क्योंकि जिंक की तुलना में कॉपर है वो कम क्रियाशील था। तो ये होगी पहली रिएक्शन, पहला उदाहरण। दूसरा उदाहरण क्या है, इसमें बहुत सारे उदाहरण ले सकते हैं, इससे आगे मैं आपको लिखूंगा क्रियाशीलता का क्रम। तो क्रियाशीलता के क्रम के आधार पर आप बहुत सारी रिएक्शनें लिख सकते हैं। तो देखिए दूसरा इसका उदाहरण है जिंक सल्फेट। क्या है, जिंक सल्फेट। जिंक सल्फेट की अभिक्रिया किसके साथ में करवा रहे हैं, पोटेशियम के साथ में करवा रहे हैं। तो देखिए जिंक, कॉपर की तुलना में जिंक अधिक अभिक्रियाशील था, यहां पर जिंक की तुलना में कौन अधिक अभिक्रियाशील है, पोटेशियम अधिक अभिक्रियाशील है। ये मैं आगे क्रम लिखाऊंगा आपको। तो जिंक सल्फेट की अभिक्रिया किसके साथ में हुई, पोटेशियम के साथ में हुई। तो सल्फेट है वो किसके साथ में जुड़ गया, पोटेशियम के साथ में जुड़ गया, यानी पोटेशियम सल्फेट के साथ जुड़ गया, क्योंकि पोटेशियम जिंक की तुलना में अधिक क्या था, क्रियाशील था। तो बन गया K2SO4 यानी पोटेशियम सल्फेट, और जिंक क्या हो गया, पृथक हो गया, यानी अलग हो गया। तो ये है रासायनिक, कौन सी रासायनिक अभिक्रिया, विस्थापन रासायनिक अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया। अगला है इसका संयोजकता का क्रम बताएंगे आपको, सक्रियता का क्रम। अगला है क्रियाशीलता का क्रम। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और स्क्रीनशॉट लेकर के अपनी बुक के अंदर नोट कर सकते हैं, इसे याद कर सकते हैं। ये ऑल कंपटीशन के अंदर या 10th 12th जो जिस भी क्लास में पढ़ते हैं, साइंस सब्जेक्ट जो पढ़ने में रुचि रखते हैं, उन सभी के लिए लाभदायक है। अगला है क्रियाशील तत्व की सक्रियता क्रम, यानी अधिक क्रियाशील वाला तत्व कौन सा है और कम क्रियाशील वाला तत्व कौन सा है, या क्रियाशीलता का क्रम क्या है, तो आप जानेंगे। सारणी में दर्शाया हुआ है। पोटेशियम के क्या है, पोटेशियम, अन्य सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, फेरस, लेड, कॉपर, मरकरी, Ag, अर्जेंटिनम, चांदी, Au, ओरम यानी सोना। तो ये एक क्रम दर्शा रखा है। ये क्रम है, आपको देख रहे हैं आप, ये तीर के निशान के द्वारा नीचे की ओर तीर इंगित किया हुआ है। किसकी ओर, नीचे की ओर तीर इंगित किया गया है। ये नीचे की ओर तीर इंगित है। अतः सर्वाधिक क्रियाशील तत्व वाला कौन सा है, पोटेशियम है। पोटेशियम कम सोडियम है, सोडियम से कम कैल्शियम है, यानी जैसे जैसे नीचे जाएंगे वैसे वैसे इसकी क्रियाशीलता क्या होगी, घटेगी। तो अधिक क्रियाशील कौन हुआ, पोटेशियम। सबसे कम क्रियाशील कौन हुआ, सोना, क्योंकि सोने को आप कहीं भी जमीन के अंदर गाड़ा हुआ है, कितने वर्ष के पश्चात निकालेंगे तो सोने वैसा का वैसा ही रहेगा, उसके साथ में किसी प्रकार की कोई क्रिया नहीं होती, यानी कम क्रियाशील होता है। तो इसमें आप देखिए ये क्रम है। तो सर्वाधिक क्रियाशील तत्व वाले ऊपर रखे गए हैं और सबसे कम क्रियाशील वाले तत्व को नीचे रखे गए हैं। इसी तरह एक क्रम दर्शा रखा है, घटता हुआ क्रम और बढ़ता हुआ क्रम। तो प्रश्न पूछा जा सकता है कि सक्रियता श्रेणी को घटते हुए क्रम या बढ़ते हुए क्रम, इस प्रकार से प्रश्न पूछ लिया जाए तो आप घटते हुए बढ़ते हुए क्रम में लिख सकते हैं। पहला घटता हुआ क्रम, घटता हुआ क्रम यानी पोटेशियम, पोटेशियम से कम क्रियाशील कौन सा है, सोडियम, सोडियम से कम क्रियाशील कौन सा है, कैल्शियम, और कैल्शियम से कम क्रियाशील कौन है, मैग्नीशियम, और मैग्नीशियम में कम क्रियाशील कौन है, जिंक। इस प्रकार से नीचे आएंगे, इसकी क्रियाशीलता है घटती जाएगी। इसी तरह बढ़ते हुए क्रम में क्रियाशीलता, यानी नीचे से ऊपर जाएंगे तो बढ़ते हुए क्रम में आ जाएगा। यानी कहाँ से शुरू कर लिया, सोना, सोने से कम, सोने से अधिक किसका है, चांदी का, चांदी से अधिक किसका है, मरकरी, मरकरी से अधिक कॉपर, कॉपर से अधिक लेड, लेड से अधिक फेरस, फेरस से अधिक जिंक, जिंक से अधिक मैग्नीशियम, और मैग्नीशियम अधिक कैल्शियम, और कैल्शियम से अधिक सोडियम। इस प्रकार से ये बढ़ते हुए क्रम में दर्शाया गया है। तो प्रश्न दो प्रकार के बनते हैं, घटते हुए क्रम और बढ़ते हुए क्रम। अगले वीडियोज में अपन पढ़ेंगे द्विव विस्थापन अभिक्रिया। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि आने वाला नोटिफिकेशन आपको समय पर प्राप्त हो सके। धन्यवाद। जय श्री राम।